कंपनी या ग्रुप की ख्वाहिश ये होती है कि जीरो से शुरुआत करके आप देश की दिग्गज कंपनियों में, निफ्टी की कंपनियों में पहुंचे। आप इस बात के लिए जाने जाएं, माने जाएं कि न सिर्फ एक नए बिजनेस को विजन दें, बल्कि दुनिया भर में उस बिजनेस को लेकर आपको लीडर समझा जाए। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे ग्रुप की जो 97 साल पुराना है, एसएल ग्रुप। एसएल ग्रुप ने अपने 97 साल के कॉर्पोरेट इतिहास में कई ऊंचाइयां छुई, लेकिन आज इस ग्रुप की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को लेकर, क्रेडिबिलिटी को लेकर, उनके डेट पेमेंट को लेकर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। और कई बार जब मैं शो करता हूँ, कई मैनेजमेंट से मुलाकात करता हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं आप सारी कंपनियों को बुलाते हैं, बात करते हैं, लेकिन अपने ग्रुप की कंपनियों के बारे में बात नहीं करते हैं, उनका इंटरव्यू नहीं करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को आमंत्रित किया जाए, और उन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद थोड़े मुश्किल आपको लगें, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि आपके शेयर होल्डर्स, आपके लेंडर्स इन सारे सवालों के बारे में जानना चाहते हैं। और शुरुआत में उसी बात से करता हूं जो टॉक ऑफ द टाउन है, चर्चा में है, डेट रिपेमेंट। इसको लेकर सब लोग जानना चाहते हैं कि एसएल ग्रुप की डेट सिचुएशन इस वक्त क्या है और डेट रिपेमेंट के मामले में आप कहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपने भी हिम्मत करके मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए भी धन्यवाद। मैंने बड़ा ओपनली इस विषय में चर्चा जब भी मेरे से पूछा गया है की है जी बिजनेस से नहीं हो पाई, क्योंकि ग्रुप कंपनी होने के नाते, परंतु मैंने शायद पिछले वर्ष एक ओपन चिट्ठी लिखी थी जिसमें मैंने कहा था कि कुछ 8.8% कुछ बाकी रह गया है जी। वो अभी उससे भी कम हुआ है। उसके बाद कुछ पेमेंट की गई हैं, कुछ लोगों का जो डेट था वो चुकाया गया है। तो मेरा भरसक प्रयास पहले दिन से था। 25 जनवरी 2019 को जिस दिन हमारे ऊपर बादल ये मंडराए कठिनाई के जी, उस दिन भी मैंने कहा था, और वो ही मेंटेन मैंने पिछले 4 वर्षों में किया है। और बहुत कुछ कर लिया गया है। कोई ऐसा कोई कठिन चीज़ नहीं रही है जिसको हम 100% की उसमें मार्क पर जल्दी पहुंचेंगे। जी, तो कब तक आप उम्मीद करते हैं कि लाइफ बैक टू नॉर्मल, एकदम सब कुछ ठीक, जीरो, अब कोई किसी का देना बाकी नहीं है, चलिए अब नई शुरुआत करते हैं? नहीं, ये बात तो, शुरुआत तो हर दिन नया शुरुआत होता है जी। हर दिन एक नई सुबह होती है। और मैं तो प्रेजेंट में जीने वाला व्यक्ति हूँ जो इस समय इस पल में जीता है। तो जो ये आज की सच्चाई है वो है, और इसको मेरा प्रयास तो था कि 31 मार्च 2023 तक सब कुछ निपट जाए, लेकिन नहीं निपट पाया है कुछ कारणों से। कुछ चीज़ें, कुछ एसेट जो बिकने थे वो बिके नहीं हैं, या कुछ बिके हैं तो वो प्रोसेस में हैं। तो जैसे ही वो रिकवरी होगी तो वो बाकी चीज़ करेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतना करने का प्रयास है। कई सारे आपके ऐसे कर्ज हैं जो चुकाने हैं, उनको लेकर लेंडर्स डिस्प्यूट कर रहे हैं, मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं। आपका क्या कहना है उस पर कि क्यों डिस्प्यूट हो रहा है, किस बात का डिस्प्यूट है, वो ज़रा समझाएं। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, और आपके दर्शकों को भी याद दिलाना चाहूँगा, कि जितना सभी लैंडर्स ने हमें सपोर्ट किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी कॉरपोरेट को लैंडर्स ने सपोर्ट किया है। क्योंकि उसका कारण था, उसका कारण सीधा सा था कि हमने, जो लैंडर्स ने पिछले इस समय में देखा है, हमने अपने क्राउन ज्यूअल बेच के लोगों का पैसा चुकाया है। और आज शायद आपको नहीं तो आपके दर्शकों को ज़रूर हैरानगी होगी ये फिगर जानकर कि हमने इसमें 40,000 करोड़ रुपए लैंडर्स के चुकाए हैं। 40,000 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। बिल्कुल। और ये भी मुझे कहते हुए कहना चाहिए, बताना चाहिए, मैंने अपने जीवन काल में, बिजनेस के जीवन काल में 40-45 वर्षों में
40,000 क्या 50,000 करोड़ के करीब ब्याज चुकाया है। ओके। क्योंकि ऐसे ग्रुप बढ़ता नहीं है। एक ग्रुप जो 17 रुपए से शुरू हुआ, हालांकि हमारा ग्रुप 97 से 97 वर्ष का हो गया है, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, लेकिन एक समय ऊंच नीच चलती रही है। एक समय था जब मैंने इसको काम को संभाला, उस वक़्त भी नेट हमारे ऊपर कर्जा था। 1967-68 की बात कर रहा हूँ जी। तो उस वक़्त से लेके हमने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया। पहली बार ये 45-50 साल में हमने डिफ़ॉल्ट किया। तो 40,000 करोड़ रुपया कर्जा चुकाना कोई आसान काम आज के युग में नहीं, और हम खड़े हैं यहाँ। मैं समझता हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि जो मैंने बुज़ुर्गों की हमारी शिक्षा रही कि भाई अपना जो कर्जा है वो हिम्मत रख के चुकाओ, उसको हमने पूरा रखा। तो सर कभी ऐसा फील नहीं होता कि 40,000 करोड़ के एसेट्स बेचना छोटी बात तो है नहीं, आपने खुद बनाई है, अपनी मेहनत से इतने सालों में बनाई है, मतलब तकलीफ़ बहुत होती होगी उस वक्त कि मैं अपने हाथ से बनाई हुई इन सारी चीज़ों को बेच रहा हूँ, या फिर ये कि चलिए अब मजबूरी है, बेचना है तो बेचना है। इस चीज़ को कैसे लेते हैं फिर? मतलब नहीं, अगर तकलीफ़ मानता मैं तो बेचता नहीं। आज केवल 2-3 शायद अकाउंट्स अभी ओपन हैं जिनका पेमेंट करना बाकी है जी। ओवर 30-40 अकाउंट होते, लोगों को नहीं दिया जाता। बहुत से और भी बोरोवर हैं इस देश में जिन्होंने, पर मैं दूसरों की बात क्यों करूं, तो परंतु ये बेचने की तकलीफ़ होती तो मैं शायद बेचता नहीं। क्यों तकलीफ़ क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि एक मन में एक विचार है कि सबका अपने को हाथ जोड़ के चुकाना है, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक अपने मन से हो सके चुकाना है, तो चुकाया है। इसलिए कोई तकलीफ़ वाली बात। क्योंकि एक समय वो भी था सर जब कई बार लोग मुझे भी फ़ोन करके पूछते थे, अगर आप बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं या हिंदुस्तान के बाहर चले गए, ये ट्रेंड भी बना था। लेकिन उस समय ऐसी क्या खास वजह थी आपने ये सोचा कि नहीं, यहीं रहकर एक एक पैसा वापस देना है बजाय इसके कि मुंह मोड़ लें? समस्या इंसान को आती है, बहुत सारे को आती है, बहुत लोगों को आती है। समस्या को फेस करना ही तो दिलेरी है। एक जो आदमी, जो वर्चुअस आदमी होता है, जो ताकतवर आदमी होता है, वो मुसीबत से भागता नहीं, कमज़ोर भागता है। जी। कुछ और सवाल जो लोग बड़े जानना चाहते हैं उसके बारे में उत्सुक हैं। जी सोनी मर्जर एक ऐसी बड़ी डील मीडिया एंटरटेनमेंट क्षेत्र की जिस पर पूरी देश दुनिया की नज़रें हैं। एक बार आपसे अपडेट जानना चाहता हूँ, बात कहाँ तक पहुँची, कब तक पूरी होने की संभावना है, ये जरा एक अंदाज़ा दें आप। इस मर्जर के अंदर मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं है, ना मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ जी। पुनीत और अमित वही दोनों उसको देख रहे हैं, तो इस विषय में ज़्यादा मुझे जानकारी भी नहीं है, और अगर कुछ जानकारी थोड़ी है भी तो मुझे आज यहाँ कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि वो NCLT में मैटर है। जी जी। पर मुझे आशा है कि कोई उसमें दिक्कत वाली बात है नहीं जी, कि वो ना हो, या ये डिले हो गया, पहले ही ज़्यादा डिले हो गया, इतना डिले नहीं होना चाहिए था। जी। एक और चीज़, चूँकि अब मर्ज हो रही है जी एंटरटेनमेंट सोनी के साथ में, लेकिन अब भी लोग उसे एसएल ग्रुप का हिस्सा मानते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अब वो तो देखिए, क्योंकि एसएल ग्रुप ने ही जी का शुरू किया था, एसएल ग्रुप इज़ अ लार्जर देन जी एंटिटी, तो लोग मानते हैं उसको थोड़े, लेकिन अब पूरी तरह से थोड़े समय मानेंगे भी। लेकिन मानने में तो आज भी देखिए, आज भी बहुत से लोग जी एंटरटेनमेंट का लिए कोई काम होता है, कुछ होता है, तो मुझे फ़ोन करते हैं। अब जबकि मेरा अब कोई जी से लेना देना नहीं है जी, ना मैं उसमें देखता हूँ, ना मैंने अपने दिमाग से जील एक कोई कंपनी है, इतना ज़रूर है, इससे आगे मैं उससे निकाल चुका हूँ। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जो ये सोचता रहे कि अरे मैंने 91 में शुरू किया था, मैं पायनियर था, मैंने बना दिया, मैंने कर दिया। वो थी पीछे की बात, हो गई गई।
उसके अंदर मैंने जैसे कहा, बार बार कह रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में जीता हूँ। बड़ा दिल चाहिए सर इस तरह की बात को, इतनी बड़ी चीज़ को, कि 40,000 करोड़ आप चुका दें, 50,000 करोड़ का ब्याज चुकाएं, 90,000 करोड़ चुकाने के बाद भी सवाल रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त आप क्या समझते हैं, क्या नेटवर्थ है आपकी ग्रुप की? और चूँकि इतना चुकाने के बाद जाहिर सी बात है कि और पैसे होते तो आप दे ही देते, राइट? तो क्या नेटवर्थ है? देखिए, मेरा जहाँ तक मेरा पर्सनल निजी सवाल है जी, नेटवर्थ का, वो मेरा बड़ा ओपन है, क्योंकि 2016 तक मैं मेंबर पार्लियामेंट था। वो हर साल हमारी रिपोर्ट जाती है, और आज भी उसके बाद से कोई बिजनेस मैंने ऐसा किया नहीं है जिससे मेरी नेटवर्थ आए, कुछ आए। तो मेरे पास लगभग ना के बराबर कुछ है। और यहाँ तक कि मैंने अपने जिस घर में जिसमें मैं रहता हूँ, वो भी मैंने उसके ऊपर भी कर्जा लेकर के लोगों के पैसे चुकाए। तो कई जगह आपने पर्सनल गारंटी भी दी है, राइट? आमतौर पर प्रोमोटर पर्सनल गारंटी देने से थोड़ा सा बचते हैं कि क्यों, मैं तो बिजनेस शेयर होल्डर्स के लिए कर रहा हूँ, कंपनियों चलेगी, प्रॉफिट होगा, सबको फ़ायदा होगा। क्या वजह थी कि आपने बिना डरे, बिना सोचे पर्सनल गारंटी भी दी, और अब इस वक्त उसका क्या स्टेटस है? मैंने पर्सनल गारंटी पहले कभी नहीं दी जी। जब ये 25 जनवरी से पहले के जो लोन जितने भी हैं पहले के ही हैं जी। 25 जनवरी के बाद तो कोई हमने ना लिया ना किसी ने दिया। अच्छा, गारंटी सारी उसके बाद दी गई है? क्या हुआ है कि 25 जनवरी 2019 के बाद बहुत से कुछ जो प्रोफेशनल मैनेजर, लेंडर कंपनियों के हैं, फंड्स के हैं, वो आके बैठ गए, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा ये हो जाएगा। तो मैंने पर्सनल गारंटी साइन कर दी। भाई मेरी नीयत ठीक है, चिंता मत करो, मैं हूँ, मेरे बेटे भी हैं। तो मैंने वो गारंटी बाद में साइन की है, पहले कोई गारंटी साइन नहीं थी। अच्छा। हाँ, सबसे पहले तो ये बात आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो बड़ा प्रूफ है कि आप, बड़ा सबूत है कि आप अब अगर एक आध व्यक्ति कोई अगर पर्सनल गारंटी को इन्वोक करेगा, अगर करता, आज के दिन कोई पर्सनल गारंटी का कोई मैटर पेंडिंग नहीं है। ओके। पर अगर कोई करते हैं तो अब उनको जो है सच्चाई मिलेगी। मेरे पास कुछ पर्सनल गारंटी के रूप में है नहीं। दूसरी बात जी, ये पर्सनल गारंटी होना ना होना, ये कागजी कार्रवाई तो ज़रूर है, लेकिन मुझे पता है कि जिस लैंडर ने हमारे साथ, बहुत से 95% लैंडर्स ने हमारे साथ बड़ा ऑनरेबली बिहेव किया। उसमें से 2-5 लैंडर ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ नुकसान भी हुआ है। तो मेरा उनसे क्या कहना था, देखिए आपको मैंने आज 20 साल से मैं आपसे मान लीजिए व्यवहार कर रहा हूँ। 20 साल में आपको मैंने कितना आपने मेरे से कमाया होगा? दे ही रहा था, कमा भी रहे थे, आपके पैसे दे भी रहे थे, और भी ले रहे थे, चलता था जी। अब आपने भी ये बिजनेस किया, मैंने भी बिजनेस किया, उसमें रिस्क में पैसा खोया। कोई अपने लिए महल बनाए हों, गाड़ियाँ खरीदी हों, जहाज़ खरीदे हों, कोई जुए में लुटा दिया हो, उम्र में कर दिया, वैसा तो मेरे पास कोई आदमी उंगली नहीं टेक सकता। तो जो कुछ भी हुआ है वो बिजनेस में नुकसान हुआ है जी। तो वो भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको भी बिजनेस में, आपने मेरे पर रिस्क लिया, आपको भी नुकसान हो गया। तो समझते हैं लोग, जो समझते हैं उन्होंने नक्की भी किया, सब कुछ किया। एक एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में समझे जी। एक व्यक्ति से मैंने 100 करोड़ रुपया लिया मान लीजिए, और उसको 200 करोड़ रुपए के शेयर दे दिए, मैंने गिरवी रख दिए। अब वो 200 करोड़ की कीमत रह गई 70 करोड़ रुपए, उन्होंने वो बेच दिए, 70 करोड़ रुपया रिकवर कर लिया। अब उनके 30 करोड़ का एक प्रकार से नुकसान है। मैं उनसे कहा, भाई आपको मैं अब तक 30-40 करोड़ रुपया ब्याज भी दे चुका हूँ, पहले से व्यवहार कर रहा हूँ, तो कुछ आप उसको समझिए, कुछ और कहिए, मेरे से 5-7 करोड़ रुपया और ले लीजिए। ठीक बात। एक केवल गुडविल की बात है, व्यवहार की, कोई पर्सनली गारंटी भी नहीं है उस केस में जिसका मैं रेफर कर रहा हूँ बिना नाम लिए। 5-4 करोड़ रुपये और ले लो भाई, और कभी मेरे पास फिर आएगा तो फिर दूंगा। मैं लिख के मैं कोई कागज लिख के अपनी जेब में रखता हूँ जी। तो पर वो नहीं, मुझे तो पूरे 30 करोड़ रुपये चाहिए और उसके ऊपर ब्याज भी चाहिए। भाई वो तो नहीं है, यही कह सकता हूँ
जी। अब वो कोर्ट में जा रहे हैं, इधर उधर अलग अलग फॉरम शॉपिंग कर रहे हैं, फिर वो आके जी और सोनी के मर्जर में भी दिक्कत कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो कहीं इनसे बातचीत नहीं होती है कि बैठे बात करें, मामला सुलझा ले, या सुनने को तैयार नहीं है? कोई आपके पास आए तो बात करिएगा। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं कि हमको निपटाना है सब, जिसका हो सकेगा देना है। सर, ग्रुप की एक और कैश रिच कंपनी डिश टीवी, ब्लू चिप कंपनी जिसे मानते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाली कंपनी है, उसमें भी इसी तरह की समस्याएं हुई, मैनेजमेंट में भी बदलाव हुए, लेकिन अब भी कई सारे शेयर होल्डर एक्टिविज्म के नाम पर कई सारी समस्याएं आती हुई दिख रही है। क्या कहना है आपका, क्या कुछ हो रहा है? ये इसका जवाब मैं अनिल जी 2-3 भागों में दूंगा जी। एक तो ये मेरे ग्रुप की कंपनी नहीं है, क्योंकि जब भाइयों का पार्टीशन हुआ तो वो कंपनी मेरे छोटे भाई जवाहर के पास चली गई थी। और कंपनी आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो डेट फ्री कंपनी है जी। जिस दिन 25 जनवरी 2019 को जब हमारे साथ ये हुआ तो उस दिन उसके बुक्स में 3000 करोड़ रुपए से ऊपर डेट था। दूसरा ये कि ये भी एक यस बैंक से एक प्रकार का हमारा मतभेद चल रहा है, जो कि कोर्ट कचहरियों में है। उनके मेरे भाई जवाहर ने मुझे शेयर दे दिए थे मुझे जब तकलीफ़ हुई, और मैंने उसके सामने डेट लिया। तो उनके पास डेट के सामने शेयर्स हैं, तो क्या वो ये प्रश्न अभी कोर्ट में सुना जा रहा है कि क्या वो केवल वो उस शेयर को बेच के अपना डेट रिकवर कर सकते हैं या वो कंपनी को भी टेक ओवर कर सकते हैं। जी। तो वो विषय जब कोर्ट का निर्णय आएगा तो होगा, पता लगेगा। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता या स्वीकार करता हूँ जी कि एक समय था जब सुभाष चंद्रा के नाम से कैपिटल मार्केट के आदमी कस्में खाते थे। जी बिल्कुल। क्योंकि 10 रुपये का शेयर जी का जो हमने 30 रुपये में प्लेस किया, एक समय में वो 1500 रुपये तक हुआ और लोगों ने बहुत पैसा कमाया। और हमारी किसी भी हर कंपनी में एसएल पैकेजिंग से लेकर के जितनी भी लिस्टेड कंपनी है सब में लोगों ने पैसा कमाया। लेकिन आज समय है, ये सच्चाई है, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो मुझे ये स्वीकार करने में दुख है, लेकिन स्वीकार करना चाहिए कि आज शेयर होल्डर, डिश के जो शेयर होल्डर हैं वो समझते हैं कि जवाहर जी इससे हट जाएं और हम हट जाएं तो ही ये कंपनी का शेयर उनका ऊंचा उठेगा। अब वो भी हमने तो लैंडर को कह दिया कि आ जाओ संभाल लो आप, वो संभालने को भी तैयार नहीं है। कंपनी को मरते हुए तो हम नहीं देखना चाहते, हालांकि बोर्ड से हट चुके हैं जवाहर जी भी। फिर भी जब वो अभी सीईओ ने भी पिछले हफ्ते रिज़ाइन किया है, तो जब भी कोई अगर वो पूछते हैं जवाहर जी से या मेरे से कोई सलाह तो हम दे देते हैं। अब वो बिना प्रमोटर के कंपनी चलती है तो चलाएं। अब बैंक चला सकता है कंपनी। हाँ, और शेयर होल्डर्स को भरोसा नहीं रहा है, ये है सच्चाई, इसलिए वो एक्टिविस्ट बने हुए हैं। लेकिन जितना आपको लोग जानते हैं और थोड़ा बहुत मैं भी जितना जानता हूँ पिछले कुछ सालों से, सुभाष चंद्रा के बारे में ये कहा जाता है कि वो लड़खड़ा जाएं, ठोकर लग जाए, लेकिन बहुत जल्दी उठकर खड़े होते हैं, तेज़ दौड़ लगाते हैं। तो सर व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या? आगे क्या है ये तो देखिए समय बताएगा। और आप सर रुकने वाले तो है नहीं, हमें अपना कर्म करना है, करते रहेंगे। अभी तो ये थोड़ा बहुत बाकी है लोगों का, ये निपट जाए, इसके साथ साथ मैं करता हूँ। मैं आगे देश में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, सब कुछ की जानकारी रखता हूँ। बहुत से यंगस्टर्स हैं, लोग हैं जिनको मैं मेंटर कर रहा हूँ। उस मेंटरिंग के नाम का कुछ वो मुझे शेयर होल्डिंग भी अपनी कंपनी में दे रहे हैं। तो बिना पैसा लगाए मैं अपना काम को चालू रखे हुए हूँ टेक्नोलॉजी के स्पेस में, एरिया में। मतलब कुछ ना कुछ नया और बड़ा सुनने को मिलेगा। हाँ, तो कुछ ना कुछ होता है और कुछ चीज़ें
कामयाब हो गई तो अच्छी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं। और बाकी दूसरे रूप में जो मेरा फिलंथ्रॉपी का काम है वो काम चल ही रहा है, चलता ही रहेगा, क्योंकि बहुत पहले हमने फाउंडेशन जो बनाई थी उसमें कुछ पैसा था, वो इंटैक्ट रहा। क्योंकि एक अपने देश में धर्म की परिभाषा यही है कि जो दान कर दिया पहले तो वो फिर वापस नहीं लेते आप। बिल्कुल। तो इसलिए वो फाउंडेशन चल रही है, उसमें कुछ काम चल रहे हैं, आगे और भी करेंगे, लोगों की सहायता उसके माध्यम से करेंगे, करते रहेंगे। आखिरी सवाल आपसे ये कि आमतौर पर लोग जो भी सफल होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल आदमी भी बहुत सारी अपनी सिचुएशन से, परिस्थितियों से सीखता है। तो ये जो पूरा एपिसोड हुआ है, इससे पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पर आपने क्या कुछ ऐसी चीज़ें सीखी, या फिर आपके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया इन चीज़ों से? सीखता तो आदमी जब डाउनटर्न होता है तब ज़्यादा सीखता है, जब कामयाबी होती है तब तो घोड़े पर सवार होता है। तो उस वक्त उसको कोई आदमी कुछ सलाह भी दे तो उसको लगता है कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं जी। तो इसलिए ये है, इस दौरान में काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को मिला। काफ़ी कुछ ये भी मिला कि इस समय में बहुत से लोगों ने साथ दिया। तो जो चीज़ें पहले हम सुनते आए कि बुरे समय में कोई साथ नहीं देता, ऐसा नहीं लगा मुझे, बल्कि उल्टा महसूस हुआ। तो अपने परायों में फ़र्क भी समझ में आया? कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये दुनिया है, उसमें सब तरह के लोग होते हैं, पर मुझे ज़्यादातर एक्सपीरियंस अच्छा लगा। चलिए, बढ़िया है। आपका जो कुछ भी इतनी बड़ा मुश्किल वाला दौर था, हम समझते हैं कि शायद अब खत्म होने की कगार पर बिल्कुल है। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से जिस सुभाष चंद्रा को लोग जानते हैं, पहचानते हैं और जिनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, वैसे ही फिर से हमें बहुत जल्दी किसी न किसी नए अवतार में देखने को मिले। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। प्रकृति का अगर कुछ होगा साथ तो ज़रूर होगा, भगवान ने चाहा। बिल्कुल। नमस्कार। ईश्वर आपको बहुत अच्छी सेहत, वेल्थ, हेल्थ सब कुछ प्रदान करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। तो इस खास शो में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।